गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन राष्ट्रीय आय की तीसरी परिभाषा को पढ़ेंगे। अपन पहली दो परिभाषा पढ़ चुके हैं, आज अपन तीसरी परिभाषा को पढ़ेंगे। और ये तीसरी परिभाषा किसने दी है? फिशर की परिभाषा, यानी ये परिभाषा फिशर ने दी है। और इन्होंने जो अपनी परिभाषा का जो आधार माना है राष्ट्रीय आय मापने के लिए, इन्होंने अपनी परिभाषा का जो आधार है इन्होंने उपभोग दृष्टिकोण को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? उपभोग दृष्टिकोण को महत्व दिया है। इनका मानना ये है कि हम एक देश के उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। किसके आधार पर? उपभोग के आधार पर। तो किस प्रकार से उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को मापते हैं, उसे हम इनकी परिभाषा से क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले अपन इनकी परिभाषा देखते हैं। फिशर के अनुसार, यानी फिशर ने कौन सी परिभाषा दी है उसे हम देखेंगे। तो देखिए फिशर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जो अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है। देखिए जो फिशर थे वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय में हम केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है। यानी जो उपभोक्ता कौन है? अपन लोग। यानी जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जब अपने देश में जितने अधिक उपभोक्ता हैं और जितनी अधिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे, तो जितना अधिक उपभोग करेंगे उतना ही अधिक उत्पादन होगा और जितना अधिक उपभोग होगा उतना ही अधिक पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में आएगा। तो इस प्रकार से ये अंतिम उपभोग को ही राष्ट्रीय आय का आधार मानते हैं। यानी जितना अधिक अर्थव्यवस्था में उपभोग किया गया वस्तुओं का उतनी अधिक आय की प्राप्ति उन्हें होती है। तो इस प्रकार से ये उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को मापते हैं। आइए अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जिसे अपन एक एक करके पढ़ेंगे। आइए फर्स्ट विशेषता है इसकी वार्षिक गणना से संबंधित है। देखिए इसकी पहली विशेषता क्या है, जैसे अपन ने पहली दो परिभाषा पढ़ी थी उसमें जो हमारे मार्शल और पीगू थे वो भी राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर करते थे। ठीक उसी प्रकार फिशर भी राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह वार्षिक आधार पर, यानी एक वर्ष पूरा कंप्लीट होने के आधार पर ही वो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। नेक्स्ट, उपभोग को आधार मानती है। देखिए ये राष्ट्रीय आय को मापने का आधार किससे मानते हैं? इनकी राष्ट्रीय आय मापने का आधार जो है वह है एक देश का उपभोग। नेक्स्ट, अधिक तार्किक है क्योंकि उत्पादन का आधार उपभोग है। इनकी जो परिभाषा को देखा जाए तो ये अधिक तार्किक यानी अधिक बहुत ही अच्छी एकदम प्रसिद्धि ली हुई इनकी जो परिभाषा है काफी प्रसिद्धि से बनी हुई, क्योंकि देखा जाए तो इनकी परिभाषा का जो कंक्लूजन निकलकर सामने आता है ये क्या कहते हैं, जितना अधिक उत्पादन होगा तभी तो अपन उपभोग करेंगे। यानी जितना अधिक उपभोग होगा उतना ही हमको उत्पादन करना पड़ेगा, और जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही उपभोग होगा, और जितना अधिक उपभोग होगा उतनी आय की प्राप्ति हमारे देश को प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट, उपभोग ही अधिकतम कल्याण का सूचक है। तो देखिए जो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था वही चीज इसमें बताई गई है कि जितना अधिक उपभोग होगा, यानी जितना अधिक उपभोग होगा तो उतना ही अधिक उत्पादन होगा, और जितना अधिक उत्पादन होगा जितना अधिक उपभोग होगा उतना ही अधिक अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा। तो इस प्रकार से जितना अधिक पैसा हमारी अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से जितना अधिक उपभोग होगा वो हमारे देश के आर्थिक कल्याण का सूचक है। अब अपन इसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे। देखिए पहली आलोचना क्या है इसकी, किसी निश्चित अवधि में उत्पादन की गणना कठिन हो तो उपभोग की गणना भी कठिन हो सकती है। देखिए कभी कभी ऐसा समय आता है, युद्धकालीन परिस्थिति आ जाती है, आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जब हम ठीक प्रकार से हमारे देश में कितना उत्पादन किया गया है उसी का अनुमान नहीं लगा सकते, तो कितना उपभोग किया जाएगा इस चीज का अनुमान हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी कठिनाई और समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। इस प्रकार भी हम इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट,
उत्पादित वस्तुओं के जीवन काल की अवधि ज्ञात करना कठिन है। देखिए ये क्या कहता है कि अपन किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं, तो उसको ज्ञात करना कई प्रकार की परिस्थितियों में कठिन हो जाता है। जैसे कुछ प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका हम अनुमान क्या लगाते हैं और वास्तविकता में क्या होता है। जैसे हमने कार परचेज की है, एक कार खरीदी है, तो हमने ये अनुमान लगाया कि कम से कम ये 10 वर्ष तक तो हमें कोई तकलीफ नहीं देगी और 10 वर्ष तक तो ये अच्छी प्रकार से चलेगी। पर 5 साल बाद ही उस कार का अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई इस प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कार 5 साल में ही खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की उत्पादित वस्तुओं की जीवन काल का पता लगाना हमारे लिए काफी कठिन होता है। तो इस प्रकार की हम इसकी आलोचना करते हैं। तो ये थी हमारी फिशर की परिभाषा की विशेषताएं और आलोचनाएं। अब बात ये आती है कि तीनों परिभाषाओं में से श्रेष्ठ परिभाषा अपन किसे माने। जैसे कि अपन ने पहली परिभाषा पढ़ी थी मार्शल की, उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था। दूसरी पढ़ी थी पीगू की, जिन्होंने अपना मौद्रिक दृष्टिकोण अपनाया। और तीसरी पढ़ी अपन ने फिशर की, जिन्होंने अपना उपभोग दृष्टिकोण अपनाया। तो अब बात ये आती है कि तीनों परिभाषाओं में से श्रेष्ठ कौन सी है। तो अब अपन किस आधार पर देखेंगे कि तीनों परिभाषाओं में श्रेष्ठ कौन सी। तो आइए अपन देखते हैं इसको। पीगू व मार्शल की परिभाषाएं सरल और व्यवहारिक है, पर फिशर की परिभाषा तार्किक और समाज कल्याण से मेल खाती है। इस आधार पर फिशर की परिभाषा को श्रेष्ठ माना गया है। देखिए अगर अपन अनुमान लगाते हैं तीनों परिभाषाओं का, तो हमने वहां पर फिशर की परिभाषा को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इसकी परिभाषा में एक तार्किक एक कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है, कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। जबकि अगर मार्शल और पीगू की परिभाषा को अगर अपन पढ़े तो वो केवल सरल और व्यवहारिक है, पर किसी तरीके से एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। जबकि फिशर की परिभाषा जो है वो समाज कल्याण से मेल खाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीनों ही परिभाषाओं में से फिशर की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ थी। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।